नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी से रिलेटेड MCQ कि किस तरीके से परीक्षा में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन्हीं की प्रैक्टिस आज मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी के MCQ। ठीक है, पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द अशुद्ध है? क्या पूछा गया है? आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, यानी आपसे शुद्ध पूछा जा रहा है या अशुद्ध। ये परीक्षा में आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, 1 से 2 बार आपको प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है और फिर इसके बाद उसके ऑप्शंस को आपको टिक करना है जो सही हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, पहला है सुंदरता, दूसरा है प्रणिधान, ठीक है, तीसरा है सौमनस्यता और चौथा है दुर्विपाक। तो कौन सा अशुद्ध है इनमें से? तो जो सुंदरता है इसको तो इसी प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, प्रणिधान, प्रणिधान जो होता है इसका क्या अर्थ होता है? प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना, या फिर मन की एकाग्रता भी इसे बोला जाता है ना। किसकी? मन की एकाग्रता या ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, अगला है हमारा क्या? सौमनस्यता। क्या इसी प्रकार लिखा जाता है? तो नहीं, ये आपका ऑप्शन सही यही होगा क्योंकि अशुद्ध पूछा है, यानी इन चारों में से जो गलत है वो बताना है। और दुर्विपाक भी इसी तरह लिखा जाता है। इसका अर्थ होता है बुरा फल, यानी अशुभ, बुरा फल या फिर अशुभ। ठीक है, तो चलिए आपको इतना समझ आ गया होगा। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो ये होगा सौमनस्यता। यानी सौमनस्यता को इस तरह नहीं लिखा जाता, इसे बोला जाता है सौम्यता। ठीक है, ये हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। दूसरा है हमारा, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ठीक है, यहाँ पे भी यही पूछा गया है। क्या पूछा है आपसे? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। कौन सा है? पहला अंतर्धान, सौहार्द, विश्लिष्ट और मंजूषा। तो क्या आपका गलत है? तो ये हमारा जो है वो सही है। सौहार्द भी सही है। विश्लिष्ट, क्या ये शब्द सही है? तो नहीं, ये अशुद्ध शब्द है। विश्लिष्ट को किस प्रकार लिखा जाता है? तो देखिए, विश्लिष्ट को हम इस प्रकार लिखेंगे, यानी जो सा जो हमारा रहता है ये आधा रहता है, लाम में जुड़ा होता है, तो इस प्रकार इसे लिखा जाता है। और मंजूषा, मंजूषा भी सही शब्द है। इसका अर्थ होता है बॉक्स, बॉक्स से लगाया जाता है इसका अर्थ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? यहाँ पे भी अशुद्ध पूछा है। ठीक है, तो उपलब्धि जो है क्या वो गलत है? नहीं, ये शब्द सही है। दूसरा है शूर्पणखा, यानी सूप के समान जिसकी नाक हो। ठीक है, शूर्पणखा। जाज्वल्यमान, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रकाशमान। ठीक है, प्रकाशमान या प्रकाशित करना है ना। प्रोन्नति, यानी जो पद में उन्नति होती है उसका प्रोन्नति का अर्थ है पद में उन्नति। तो हमारा कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो यही हमारा राइट आंसर है, यानी ये जो शब्द है वो अशुद्ध है। इसको किस प्रकार लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है जाज्वल्यमान। क्या अंतर है कि जो जा है यहाँ पे ये आधा होता है। ठीक है, बा में लगा हुआ होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। चौथा प्रश्न हमारा है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि आपसे अशुद्ध नहीं पूछा है, शुद्ध पूछा है। यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं गलती कर देते हैं कि प्रश्न को सही प्रकार से नहीं पढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि शुद्ध पूछा है या अशुद्ध पूछा है। यहाँ पे शुद्ध पूछा है तो 4 ऑप्शन दिए, कैकेयी, केकई, केकेयी और कैकेयी। तो कौन सा है सही हमारा? ये वाला जो शब्द है शुद्ध है। आपसे शुद्ध पूछा है तो कैकेयी, यानी जो आई वाली मात्रा होती है, आई जो वर्ण होता है हमारा ऐसा होता है, बताया था मैंने। और इसकी जो मात्रिक रूप होता है ये होता है, यानी 2 मात्राएं लगी होती हैं जो सिरोरेखा के ऊपर होती हैं। ये सिरोरेखा है, इसकी 2 मात्राएं, तो ये आई की मात्रा आती है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां प्रश्न जो हमारा है क्या है? कौन सा शब्द मेंढक का समानार्थी नहीं है? ये पूछा है आपसे, नहीं है पूछा है, मेंढक का समानार्थी नहीं है। तो चारों में से आपको बताना है। दादुर मेंढक का होता है समानार्थी, शल्य भी होता है
और भेक भी होता है। तो जो भेलक शब्द है ये मेंढक का समानार्थी नहीं होता। यही है राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठवां प्रश्न है हमारा, बांस के छिलके का बना हुआ पंखा। क्या पूछा है? बांस के छिलके से जो पंखा बना हुआ होता है, जो पंखा होता है, उसको क्या बोला जाता है? बेना, बैना, बेन या बेनू? 4 ऑप्शन में से बताना है उसके लिए क्या शब्द प्रयोग होता है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है बेनू। ठीक है, बांस का जो छिलके का जो पंखा होता है, अधिकतर लोग प्रयोग करते हैं इसको। ठीक है, उसको बेनू बोला जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न है 7वां। इसमें क्या पूछा है आपसे? कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब यहाँ पे वाक्य पूछा है, शब्द नहीं पूछा है। वाक्य भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। तो यहाँ पे पहला है, बैठक में तय हुआ कि सभी सदस्य अपनी राय लें। क्या ये सही है? शुद्ध पूछा है आपसे? नहीं, ये वाला हमारा गलत है। अब इसमें क्या गलत है? यहाँ पे अपनी की जगह क्या होगा? अपनी अपनी होगा। ठीक है, 2 बार आवृत्ति होगी अपनी अपनी शब्द की। अपनी अपनी राय दें। मैं अपना काम स्वयं कर देता हूँ। क्या ये वाक्य सही है? मैं अपना काम स्वयं कर देता हूँ, नहीं करता हूँ। क्या होगा? करता हूँ। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तीसरा है, वह रात में कंबल ओढ़कर सो जाता है। ये सामान्य वर्तमान का वाक्य है, यानी जो वर्तमान में हो रहा है। वह रात में कंबल ओढ़कर सो जाता है, तो राइट आंसर है ये, इसमें कोई भी गलती नहीं है। अगला है, अपना घर खाली पड़े ना रहने दीजिए। तो ये ना की आवृत्ति है, ये आगे आएगी, ये इधर नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये गलत हैं। बाकी ये जो हमारा है तीसरा वाला, ये राइट है। और आपसे यही पूछा है कि शुद्ध कौन सा है। ठीक है, अगला 8वां है, सुधन आगतम में कौन सी संधि है? संधि पूछा है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको एग्जाम में। कौन सी संधि है? गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या यण संधि? तो कौन सा है? आपसे विच्छेद करके पूछा है उन्होंने। यदि शब्द दे दिया होता है, ऐसे विच्छेद नहीं पूछा होता, तो उस प्रकार भी पूछ लेते हैं कि आप उसे विच्छेद करके बताइए कि किस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो प्रथम शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण। ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? यहाँ पे ऊ है, छोटा ऊ। ठीक है, सा का छोटा ऊ। फिर दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? बड़ा आ। ठीक है, तो आपको कैसे पहचानना है कि ये कौन सी संधि है? सॉरी, ऊ और आ। यानी मैंने आपको बताया था कि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, इसके बाद यदि कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है, कोई भी असमान स्वर आ जाता है, ठीक है, तो ये किस में परिवर्तित होते हैं? या, वा। ठीक है, उसके बाद रा भी आता है। तो ये कौन सी संधि होती है? ये होती है यण स्वर संधि। ठीक है, कौन सी होती है? यण स्वर संधि। और इनके पहले मैंने आपको पहचानना बताया था कि कोई भी आधा वर्ण लगा होगा। ठीक है, क्योंकि अयादि जो संधि होती है, अयादि संधि में या, व, रा आते हैं, लेकिन वो परिवर्तित किस में हो जाते हैं? आए, आए, अब और आब, जो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था। ठीक है, तो अयादि संधि में तो कोई भी आधा वर्ण नहीं आता, लेकिन यहाँ पे कोई भी आधा वर्ण आ जाता है। जैसे शब्द होता है स्वागत। ठीक है, स्वागत शब्द होता है, तो ये भी क्या होती है हमारी? सुधन आगत। ठीक है, सुधन आगत जैसे दिया है, तो ये होती है यण स्वर संधि, क्योंकि इसमें वा और या जो भी आएंगे उन वर्णों के पहले आधा वर्ण आता है। तो ये जो है हमारी यण स्वर संधि है। ठीक है, याद है। अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, दैत्य धन अरि शब्द क्या हो जाता है? दैत्यारी। किसका उदाहरण है? संधि पूछिए, किसका उदाहरण है? दैत्य प्लस अरि यानी दैत्यारी। व्यंजन संधि का है, स्वर संधि का है, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या बोलेंगे? अब यहाँ पे ना तो स्वर संधि के भेद तो पूछे नहीं है, यहाँ पे तो तीनों ही संधियों के नाम दिए हैं, व्यंजन, स्वर और विसर्ग। तो क्या है? यहाँ पे अंतिम वर्ण आ है और यहाँ दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी आ है, तो मिला के क्या हो जाएगा?
छोटा बड़ा बड़ा, तो ये कौन सी संधि होती है इसमें? जब स्वर से स्वर का मेल होता है और कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, तो क्या बताया था? स्वर संधि बताई थी, स्वर से स्वर का मेल, ठीक है, बड़ा हो गया, यानी यदि आपसे पूछा जाता तो वैसे दीर्घ स्वर संधि है, लेकिन यहाँ पे पूछा है केवल कि इन संधियों में से आपको बताना है, तो स्वर संधि है, ठीक है, यही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीर्थाटन, ठीक है, तीर्थाटन जो शब्द दिया है इसमें कौन सी संधि है? संधि ही पूछी है, ठीक है। तीर्थाटन में कौन सी संधि है? तो सही शब्द निकालना है, आ से आ का मेल हो रहा है, ठीक है, तो ये है हमारी दीर्घ स्वर संधि, आ से आ का मेल, अंतिम वर्ण आ और फिर आ, तीर्थाटन, बड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारा, घास पात का ढेर के लिए कौन सा शब्द है? घास पात जो शब्द दिया है इसके लिए आपको एक शब्द का बताना है, ठीक है, वन्या है, तृण्या, अरण्या या फिर ग्राम्या, इन 4 शब्दों में से घास पात के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो कौन सा शब्द है वो शब्द है अरण्या। क्या है राइट आंसर? अरण्या जो शब्द है वो घास पात के ढेर के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है शुभेच्छा। शुभेच्छा जो शब्द है उसमें कौन सी संधि है? ठीक है, तो आपको संधि बताना है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और वाक्य, अशुद्ध वाक्य, इस तरीके के प्रश्न और वर्णमाला जो होती है उससे भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो संधि की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से भी करनी है ताकि आप भूलें ना। शुभेच्छा में क्या कैसे ध्यान रखना है आपको? सही शब्द, सार्थक शब्द निकालना होता है। यहाँ पे आज आप समझ जाएंगे, यदि ए और ओ होती है, ए और ओ की मात्रा अधिकतर जिन शब्दों में आती है वो तो हमेशा ही गुण संधि होती है। तो यहाँ पे आपको पहले ही दिखाई दे रही है, यदि विच्छेद नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन विच्छेद क्या होगा? शुभ, धन, इच्छा, ठीक है, तो शुभेच्छा हो जाएगा, ठीक है। आ से ई का मेल, तो क्या हो जाएगा? प्रथम अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई है, तो दोनों को मिलाकर ए बन गई, ठीक है। तो शब्द हो गया शुभेच्छा। क्या शब्द हो गया? शुभेच्छा हो गया। आ और ई से मिलके ए बनी है, तो ये ई लुप्त हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? वहां पे ए की मात्रा चढ़ जाएगी, इस ए की मात्रा, तो हो गया शब्द हमारा शुभेच्छा। तो संधि हमारी हो गई गुण संधि, ठीक है, इतना याद है। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा शब्द प्रलाप का समानार्थी है? तो प्रलाप जो शब्द है किसके लिए प्रयोग होता है? प्रलाप यानी क्या होता है? ठीक है, यानी व्यर्थ की बात करना। जो लोग व्यर्थ की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें, यानी बकवास करना एक तरीके से, ठीक है। तो बकवास जो शब्द है वो प्रलाप के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 14वां क्वेश्चन, सौदामिनी का अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे जो सौदामिनी शब्द दिया है, सौदामिनी का क्या अर्थ होता है? सौदामिनी, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सौदामिनी का अर्थ होता है बिजली। सौदामिनी यानी क्या होती है? बिजली। परीक्षा में पूछ लिया जाता है, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी, विलोम, कई तरह के शब्द पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हाथ में शनिश्चर आ जाना मुहावरे का अर्थ। अब यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि इसका क्या अर्थ होता है, यानी मुहावरा है ये एक प्रकार का, बोल देते हैं हाथ में शनिश्चर आना, ठीक है। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन है। हाथ टूट जाना, अचानक बहुत खर्च आ पड़ना, बहुत गरीब हो जाना या फिर आजीविका समाप्त हो जाना। तो क्या है आपका बी नंबर का जो ऑप्शन है, यानी अचानक बहुत खर्च जब आ पड़ता है, बहुत ज्यादा जब खर्चा हो जाता है, तब बोल देते हैं हाथ में शनिश्चर आ जाना, ठीक है। तो याद रहेगा इतना। अगले बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। कौन सा वर्ण स्वर है? तो आपको स्वर व्यंजन में तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि जब पढ़ लेते हैं, जैसे मैंने वीडियो लेक्चर डाले हुए हैं वर्णमाला से रिलेटेड, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे यदि आपने देखे होंगे तो, कि स्वर क्या होता है, ठीक है। कौन सा वर्ण इन 4 ऑप्शनों में से स्वर है? तो पा जो है हमारा ये एक व्यंजन वर्ण है, टा जो है ये भी एक हमारा व्यंजन वर्ण है। आई क्या है? स्वर है। क्या है? आई स्वर है, ठीक है। कौन सा स्वर है यदि पूछा जाता है भेदों में, तो ये संयुक्त स्वर है।
संयुक्त स्वर यानी जो दो स्वरों से मिलकर बना होता है, दो स्वर यानी दो असमान स्वरों से मिलकर। आई किस किस से मिलकर बनता है? आई आ और ए से मिलकर बनता है आई, ठीक है। यानी ये दोनों स्वर असमान हैं ये स्वर ही, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, भिन्न। इन दोनों से मिलकर बनता है आई। और जा भी एक व्यंजन वर्ण है, तो राइट आंसर है आई, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भांजी मारना मुहावरे का अर्थ पूछा है। यहाँ पर भांजी मारना जो शब्द है, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? प्रशंसा करना, निंदा करना, गप मारना या बाधा डालना। तो क्या होगा? बाधा डालना, यानी किसी प्रकार की अड़चन डालना, बाधा, ठीक है, बाधा डालना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची है? अब जो पृथ्वी शब्द दिया है आपको, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची आपको देखना है। कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं पर्यायवाची जो कि हम बुक्स में पढ़ते हैं, लेकिन वहां से भी आउट ऑफ आ जाता है। जैसे कि किसी का भी पर्यायवाची आपसे पूछ लिया, ठीक है, जो हमने कभी देखा ना पढ़ा हो। जैसे कि पृथ्वी का पांसुला, क्या है पृथ्वी का पर्यायवाची? पांसुला, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पांसुला और पृथ्वी के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि हमने अधिकतर वैसे तो पढ़े हुए हैं, जैसे भूमि, धरती, धरा, वसुधा जो होता है, ठीक है, वसुधा होता है, वसुंधरा होता है, वसुंधरा, धरित्री होता है, याद रखना है आपको, धरित्री, धरिणी, इस प्रकार से अनेक शब्द होते हैं इसके, ठीक है, पृथ्वी के, तो याद रखना आप। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। बैर पड़ना, बैर पड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है। बैर पड़ना किसी से, ठीक है, तो क्या इसका अर्थ होता है कष्ट देना, झगड़ा करना, मार डालना या फिर मित्रता तोड़ देना। तो याद रखना है आपको, जो बैर शब्द होता है इसी का एक शब्द होता है बैरी। बैरी किसका पर्यायवाची है? शत्रु का है, ठीक है, किसका पर्यायवाची है? शत्रु का है बैरी, ठीक है। तो बैर पड़ना यानी मित्रता तोड़ देना। कैसे याद रखोगे आप कि वो आपका मित्र नहीं रहा, मतलब उसने मित्रता तोड़ दी है, तो बैर पड़ना, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। अगला है, कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन है? अब आपसे पहले पूछा था, स्वर पूछा था, जब मैंने आपको संयुक्त स्वर बताया था, जो कि दो असमान यानी भिन्न स्वरों से मिलकर बना होता है, ठीक है, वो होता है संयुक्त स्वर। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है कि संयुक्त व्यंजन, क्या पूछा है? संयुक्त व्यंजन पूछा है आपसे। तो संयुक्त व्यंजन भी वो होते हैं जो कि दो भिन्न यानी असमान व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। तो कौन से हैं? ज्ञा है, ता, छा या फिर झा, कौन सा है आपका? तो ज्ञा ज्ञानी जो हमारा है वो दो असमान व्यंजनों से मिलकर बना होता है। तो ज्ञा ज्ञानी किस किस से मिलकर बना होता है? जा प्लस या, इन दो वर्णों से मिलकर बना होता है। यानी ये दो असमान व्यंजन हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनमें कोई भी समानता नहीं है, दोनों अलग अलग है, ठीक है, लेकिन इन दोनों से मिलकर बना है ज्ञा ज्ञानी। तो यही है हमारा संयुक्त व्यंजन वर्ण। कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण? 4 होते हैं, जो मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से? परीक्षा में जैसे पूछ लिए जाते हैं, छ, त्र, ज्ञा और स्रा, जिनकी संख्या 4 होती है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? अब यहाँ पे पूछा है आपसे कि जो संयुक्त स्वर है वो कौन सा नहीं है, ठीक है, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है प्रश्न। कौन सा नहीं है? ऋषि, ए, ओ या औ, कौन सा नहीं है? ये तीनों तो हैं। ऋषि जो हमारा है ये संयुक्त स्वर नहीं है, क्योंकि ये दो स्वरों से मिलकर नहीं बना होता है, ठीक है। ये ऋषि जो हमारा है ये संयुक्त स्वर नहीं है और यही पूछा है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ये जो तीनों हैं ये संयुक्त स्वर हैं अपने आप में, ठीक है। कौन कौन से होते हैं संयुक्त स्वर? ए, आई, ओ और औ, इनकी संख्या भी 4, ठीक है। ये संयुक्त स्वर होते हैं जो कि दो असमान स्वरों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? ए किस किस से मिलकर बना होता है? ए जो है हमारा किस किस से मिलकर बना होता है? आ और ई से। आई जो है वो किस से मिलकर बना होता है? आ और ए से।
ओ किससे? छोटा आ और ऊ से, और आउ जो है वो छोटा आ और ओ से। तो ये हैं हमारे संयुक्त स्वर वर्ण, ठीक है, जो दो असमान स्वरों से मिलकर बने हैं। तो यही याद रखना है, ठीक है, इनसे रिलेटेड प्रश्न भी बन जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सौदायक। अभी पहले क्या आया था? सौदामिनी आया था। सौदामिनी यानी बिजली का जो पर्यायवाची था। यहाँ आपसे पूछा है सौदायक। सौदायक शब्द का क्या अर्थ होता है? सौदायक शब्द का क्या अर्थ है आपसे पूछा है? बिजली है क्या, नदी, कोयल या फिर दहेज? ये प्रश्न आया था परीक्षा में, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, कहीं से भी पूछ लिया जाएगा। सौदायिक जो शब्द है इसका अर्थ होता है दहेज। क्या होता है? दहेज। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है हमारा, काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार, छंद, रस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या रहे इसका राइट आंसर? काव्य को पढ़ने से, सुनने से और देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, यानी जो आनंद हमें प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रस। क्या कहते हैं? रस कहते हैं उसे, ठीक है। क्योंकि अलंकार तो वो होता है जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। और छंद में क्या, वर्ण और मात्राओं को निश्चित किया जाता है। और बाकी रस इसका है राइट आंसर, जिसको काव्य को पढ़ने से, सुनने से और देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है वो होते हैं रस। तो याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं हम। विनिश्चित शब्द आपको दिया है, ठीक है। विनिश्चित में कौन सा उपसर्ग है? अब आपसे उपसर्ग पूछा है, तो क्या आप जानते हैं उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग एक शब्दांश जो होते हैं, शब्दांश जो कि शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं, यानी शब्द के प्रारंभ में जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, ठीक है, वो होते हैं उपसर्ग, ठीक है। तो ये आपको ये शब्द दिया है, इसके प्रारंभ में क्या जुड़ा हुआ है, और फिर आपको सार्थक शब्द निकालना है, ठीक है, जिसमें शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हुआ है और एक ऐसा शब्द निकले जो कि सार्थक हो। तो कहाँ पर है उपसर्ग? क्या है इसका? उपसर्ग पूछा है, तो क्या है? बी, बड़ी ई वाला, छोटा, छोटी नी, या फिर बा पे छोटी की मात्रा, कौन सा सही है? तो यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ये है उपसर्ग। इसमें आया समझ में? उसके बाद निश्चित शब्द निकल के आएगा। आगे बढ़ते हैं हम। इड़ा और इड़हा को कौन से वर्ण कहते हैं? अब ये जो दो वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं, इड़ा और इड़हा, ये जो दो वर्ण हैं इन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया है सजातीय वर्ण, विकसित वर्ण, विजातीय वर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से आपको बताना है कि क्या इसका राइट आंसर है। ये दो वर्ण हैं, ये नए नए विकसित हुए हैं हिंदी में, ठीक है। इनको मैंने आपको पढ़ाया था जब बताया था कि इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ये व्यंजन वर्ण होते हैं, व्यंजनों में इन्हें गिना जाता है, जबकि पूछा जाता है कि वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण होते हैं, ठीक है। तो 52 वर्ण जब हम बताते हैं तो इन दोनों की गिनती भी की जाती है, ठीक है। इनको द्विगुण व्यंजन वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं इन्हें? विकसित व्यंजन वर्ण, ठीक है, क्योंकि ये नए नए आए हुए हैं, ठीक है, विकसित। और क्या कहेंगे? ताड़न जात भी कहा जाता है इन्हें, ताड़न जात, ठीक है। और अगला है उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त भी इन्हें कहा जाता है। तो ये आपको नाम याद रखने हैं इनके, कि परीक्षा में किसी भी नाम से आपसे पूछ लिया जाएगा इनको लेके, एड़ा और एड़ा को क्या कहते हैं, ये कौन से वर्ण है, ठीक है, आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, तो आंसर इसका यही रहेगा, विकसित वर्ण, ठीक है। अगला है हमारा कतरनी। जो शब्द दिया है, कतरनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब पहले उपसर्ग बताया था, प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वो होते हैं जो कि शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है। शब्द के अंत में क्या जुड़ा हुआ है? सार्थक अर्थ निकलना चाहिए शब्द का। कतरन प्लस ई, बड़ी ई निकल रही है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या है? सी वाला, बड़ी ई। बड़ी ई प्रत्यय जो है, यानी पीछे वाली मात्रा होती है। बड़ी ई की मात्रा कौन सी होती है? जो पीछे से लगाई जाती है। तो यही है हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस के कितने भेद होते हैं?
इस प्रकार से यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है 8, ठीक है, 8 आंसर देना है आपको, ठीक है। अगला, मूलतः स्वर की संख्या कितनी होती है? जब परीक्षा में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है, कि स्वर कितने होते हैं, और कई बार कंफ्यूज होते हैं, कोई 11 बताता है, कोई 13 बताता है, तो अलग अलग बताते हैं। तो आपको याद रखना है, जब मूलतः शब्द जुड़ा होता है, मूलतः स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपको 11 ही लगाना है। यदि मूलतः नहीं भी लिखा और इस प्रकार से पूछा है कि स्वर की संख्या कितनी होती है, तब भी आपको 11 लगाना है। लेकिन यदि आपको कुल शब्द दे दिया गया कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, ध्यान देना, कुल शब्द यदि आपको बोला गया स्वर के पहले, यानी कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब आपको लगाना है 13। लेकिन अभी यहाँ पे मूलतः शब्द दिया गया है, तो आपको 11 ही लगाना है। बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 29वां, निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है पूछा है। क्या पूछा है? ह्रस्व स्वर नहीं है, ठीक है। तो 4 दिए हैं ऑप्शन, आ, छोटी ई, बड़ी ई या ऊ। कौन से हैं इन चारों में से? निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं पूछा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। छोटा, छोटी और छोटा ऊ, ये तो ह्रस्व स्वर हैं ही, यानी ऐसे स्वर जो छोटे होते हैं, लघु, ठीक है, जो किसी भी अन्य वर्ण से मिलकर नहीं बने होते हैं, वो होते हैं ह्रस्व स्वर, ठीक है। उनका रूप छोटा होता है, यानी छोटा किसी और से मिलकर नहीं बनता, ना ही छोटी ई और ना ही छोटा ऊ। तो आंसर क्या सही होगा? बड़ी ई। बड़ी ई जो है वो किससे? छोटी ई प्लस छोटी ई, तब हो जाता है बड़ी ई, ठीक है। तो ये दीर्घ है, ह्रस्व नहीं है, ठीक है। तो यही है राइट आंसर, ठीक है, बड़ी ई, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। अगला प्रश्न है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मैंने अभी बताया था, छा ध्वनि छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ठीक है, ठीक है। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो कौन से वर्ण हैं? मूल स्वर हैं, घोष वर्ण हैं, दीर्घ वर्ण हैं या फिर संयुक्त वर्ण है? तो क्या आएगा इसका सही आंसर? संयुक्त व्यंजन वर्ण। क्या बताया था? छ, त्र, ज्ञ और श्रा। बिल्कुल दिमाग में आपको अच्छे से रखना है, अच्छे से फिट कर लेना है कि जो छ वर्ण है, छ, त्र, ज्ञ और श्रा, जिनकी संख्या 4 होती है, वो होते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण, और यही है इसका राइट आंसर। तो आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से परीक्षा में पूछा जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और नया लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।